ये एक ऐसा रोबोट है जो अपने आकार से सैकड़ों गुना बड़ा हो जाता है और इसे ना तो नुकीली कीलें और ना ही गोंद रोक सकता है। हालांकि दिखने में ये सस्ता और सिंपल है, लेकिन इसके दर्जनों उपयोग हो सकते हैं और शायद एक दिन ये आपकी जान भी बचा सकता है। मैं पहले भी सॉफ्ट ट्रस रोबोट के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं और ये भी एक सॉफ्ट रोबोट ही है, लेकिन ये काम कैसे करता है और ये क्या क्या कर सकता है, इस मामले में ये बहुत ही अलग है। इन रोबोट्स को लगभग किसी भी मटेरियल से बनाया जा सकता है, लेकिन वे सभी एक ही मूल सिद्धांत का पालन करते हैं। इन्हें कंप्रेस्ड हवा से पावर मिलता है और ये अपनी टिप से आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। और इस वजह से ये रोबोट संकरी जगहों से गुजर सकता है और साथ ही साथ चिपचिपी सतहों पर से भी। कार जैसी कोई चीज इसे चिपक जाएगी, ये पहियों में फंस जाता है। अब अगर मैं यही चीज वाइन रोबोट के साथ करता हूँ तो देखते हैं कि रोबोट आगे बढ़ने में सक्षम है या नहीं। ये इन घुमावदार और टेढ़े मेढ़े रास्तों से आसानी से नेविगेट कर लेता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन कौन से काम कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि नुकीली कीलों पर तो ये हवा से भरा रोबोट घुटने टेक देगा, लेकिन अगर ये पंक्चर भी हो जाए तब भी ये आगे बढ़ता रहेगा, अगर आप इसको हवा का पर्याप्त प्रेशर देते रहेंगे। और आप इसे अब सुन सकते हैं। असल में अब ये लीक हो रहा है, इसीलिए मुझे हवा के दबाव को बढ़ाना होगा। इसे हम अभी एक रोबोट नहीं कह सकते, लेकिन जब हम इसमें स्टीयरिंग, एक कैमरा, कुछ सेंसर्स और लक्ष्य तक पहुंचने से संबंधित इंटेलिजेंस के उपकरण जोड़ देंगे तो हम बोल सकते हैं कि एक रोबोट है। तो एक तरह से ये हमारे रोबोट की रीढ़ है। इसी की मदद से हम इस तरह के रोबोट को बनाने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये बताइए, इस डिवाइस का आइडिया कहाँ से आया? मेरे ऑफिस में एक बेल थी जो एक शेल्फ पर थी और सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, और कुछ एक वर्ष के दौरान वो धूप की दिशा में शेल्फ के कोनों पर से धीरे धीरे रोल आउट करके आगे बढ़ती रही और आखिरकार वो धूप तक पहुंच गई। मैंने सोचा कि इसने तो बहुत शानदार काम किया है, सही है। तो मैंने सोचना शुरू किया कि क्या हम रोबोट के द्वारा कर सकते हैं। इसका समाधान बहुत ही सादा और सिंपल सा है। बस कुछ एयर टाइट ट्यूबिंग लीजिए और इसे अंदर की ओर मोड़ दीजिए। ये पानी के उन विगल खिलौनों की तरह है जिन्हें स्थिर पकड़ना वाकई बड़ा ही मुश्किल होता है। जब आप इसे कंप्रेस्ड हवा भरकर फुलाते हैं, ये अपनी टिप से बाहर की तरफ बढ़ने लग जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ट्यूब हमेशा एक निश्चित स्थान पर मुड़े, तो आप ट्यूब पर बाहर से बस एक टेप लपेट दीजिए ताकि इसकी एक साइड थोड़ी छोटी हो जाए। उदाहरण के लिए आप इस पर टेप लपेट कर इसे हेलिकल शेप में ढाल सकते हैं, जिससे ये एंटीना की तरह दिखेगा। इसे वापस खींचना हो तो क्या करें? हाँ, ये एक चुनौतीपूर्ण समस्या तो है। जब आप एक सक्रिय वातावरण में होते हैं तो आपको बस इतना करना होता है कि इसे खींच लें। हम इसे टेल कहते हैं। तो जो मटेरियल इसकी बॉडी के मुख्य भाग से गुजर रहा है, आप उसे खींचते हैं और ये बस सिकुड़ने लग जाता है। ये अपने ही अंदर वापस घुसने लग जाता है। अब यदि आप इस तरह एक बड़े खुले क्षेत्र में हैं और आप इसे इन्वर्ट करने की बजाय केवल खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये कोयल की तरह मुड़ने लग जाता है और अंततः एक भद्दा सा आकार ले लेता है। इंजीनियर्स ने आंतरिक रोलर्स का उपयोग करके इसे वापस खींचने का तरीका ढूंढ निकाला है जिससे ये ढह ना जाए, लेकिन इसकी पूरी लंबाई के दौरान दोनों का व्यास एक समान होना जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगला हिस्सा असल में बहुत चौड़ा है। इसे इस तरह का तकिया समझ लीजिए जिसे रोबोट के अंत में पैक कर दिया गया है। हाँ, आप इस पर गोदी बनाकर बैठ सकते हैं। इस टेबल पर गोदी बनाकर? ये तो मुझे एकदम कमजोर लग रहा है। तो ये हमेशा की तरह मेज के नीचे बढ़ता है और फिर जैसे ही तकिए वाला भाग फूलने लगता है। क्या ये अच्छा नहीं है या ठीक है? ओके। ये वाकई में मुझे ऊपर उठा सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मेरा संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। उस पर खड़ा होने की कोशिश कीजिए। इस पे खड़ा हो जाऊं? हाँ। सबसे गजब की बात यह है कि इस सब के लिए वायुमंडलीय प्रेशर से बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। बस एक एटमॉस्फेयर का 10वां हिस्सा भी एक बड़े क्षेत्रफल पर लगा दिया जाए, जैसे कि 1 वर्ग मीटर, तो ये 1000 किलोग्राम जितना वजन उठा सकता है और पूरी प्रक्रिया में ये सॉफ्ट बना रहेगा। ये मजेदार था। ये प्रेशर की विडंबना है। आप कम दबाव लगाते हुए भी कुल मिलाकर एक बड़ा फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। बस क्षेत्र काफी बड़ा होना चाहिए। वो क्षेत्र किस प्रकार का है? मतलब जहाँ वो तकिया है? ये 600 वर्ग इंच का है। ठीक है, तो ये 1 PSI से 600 पाउंड होता है। हाँ। 2 PSI से 1200 पाउंड हो जाता है। और ये पूरे टाइम सच में नरम ही रहा? हाँ, क्योंकि वहाँ लगभग 2 PSI है ना। इस डिवाइस का अभी तक नरम रहना इम्पोर्टेंट है ताकि किसी को चोट ना लग जाए। तो आप इन चीजों को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि इनका क्रॉस सेक्शन इनकी लंबाई के दौरान बदलता रहे, ताकि ये एक बहुत ही छोटे शरीर वाला रोबोट हो सकता है, जिसे किसी एक ऐसी इमारत के लिए विकसित किया जा सकता है जो मान लीजिए ढह गई हो और वहां किसी भारी वस्तु के नीचे कोई फंस गया हो। ये जाकर उस वस्तु को उठा सकता है। इसी तरह शायद किसी कार दुर्घटना में भी ये काम आ सकता है। ये बहुत हल्के और सस्ते मटेरियल के द्वारा भी भारी फोर्स लगा सकता है। इन रोबोट्स के अगले हिस्से में कैमरा के जैसे सेंसर्स अटैच करके इन्हें खोज और बचाव कार्यों में भी तैनात किया जा सकता है।
इन रोबोट को रोकना वास्तव में बहुत कठिन है। आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी कबाड़ के ढेर में या किसी क्लास इमारत में ले जाके फुला सकते हैं, या ऐसा कुछ और कर सकते हैं, या आगे बढ़कर फैलते ही रहते हैं। और ये विकल्प इसलिए है क्योंकि ये बेहद सस्ते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये मुफ्त में बन जाते हैं। आप सैकड़ों ऐसे रोबोट्स के आगे सेंसर लगा के उन्हें गिरी हुई इमारत के मलबे में ले जाके फुला सकते हैं, और यदि इनमें से एक भी किसी इंसान को ढूंढने में सफल हो जाता है तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन जो रोबोट अपने अगले हिस्से से ही बढ़ता जा रहा हो, आप उसके मुंह पर कैमरा बांधकर कैसे रख सकते हैं? तो एक तरीका ये है कि एक एंड कैप का उपयोग किया जाए जो उस कैमरे को सिर्फ सामने की तरफ ही रखे और जिसे रोबोट पीछे से धकेलता रहे। इसके अलावा भी अन्य मैकेनिज्म है। ये नन्हा सा वायरलेस कैमरा एक बाहरी फ्रेम पर लगाया जाता है, लेकिन ये फ्रेम एक आंतरिक फ्रेम के साथ इंटरलॉक करती है जो वास्तव में रोबोट को बॉडी के अंदर प्रेशर वाले हिस्से में होती है। ये एक रोलर कोस्टर के समान है जिसके पहिए ट्रैक से चिपक कर चलते रहते हैं। तो जब रोबोट बढ़ रहा होता है, ये कैमरे को गिरने से रोकता है। जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि वाइन रोबोट को सक्रिय रूप से स्टीयर किया जा सकता है। हम रोबोट में कृत्रिम मांसपेशियां अटैच कर देते हैं। तो इन मांसपेशियों के काम करने का तरीका ये है कि यदि आप इसे फुलाते हैं तो ये दोनों साइड फैलता है। इसके कारण इसकी लंबाई सिकुड़ जाती है। हम असल में आजकल इनका अधिक उपयोग नहीं करते हैं। हालांकि नरम है, फिर भी कुछ हद तक कड़क है। इसलिए हम इसके बजाय जो उपयोग करते हैं वो है रिपस्टॉल नायलॉन कपड़े की ट्यूब, जिसके ब्रेड्स 45 डिग्री पर ओरिएंटेड हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास एयर टाइट फैब्रिक की एक ही परत है। यहाँ पर ये रोबोट की मेन बॉडी है। फिर हमने इसमें 3 फूलने वाली मसल्स जोड़ी हुई है। अब ये तीनों मसल्स अपने अपने एयर सप्लाई से जुड़े हुए हैं जो रेगुलेटर के माध्यम से काम करते हैं। जब रोबोट आगे बढ़ता है तो हम इसकी साइड्स को छोटा बड़ा करके उसे स्टीयर कर सकते हैं। ये वैसा है जैसा आपका हाथ काम करता है। अगर मैं इस टेंडन को अपनी बाह की साइड में छोटा करता हूँ तो मेरा हाथ इस तरफ बढ़ता है, और यदि मैं उसे उस तरफ छोटा करता हूँ तो ये दूसरी तरफ आगे बढ़ता है। तो हमारे बेल जैसे वाइन रोबोट्स पर भी इस तरह की मसल्स लगी हुई है। इसलिए जैसे हम उन्हें फुलाते हैं वो इसे एक तरफ मोड़ देती है, और अगर मैं दूसरी साइड को चिपका दूं तो रोबोट दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। तो वाइन रोबोट सक्रिय जगहों में घुस सकता है। ये आमतौर पर किसी भी चीज से अटकता नहीं है और ना ही नुकीली वस्तुओं से इसको कोई खतरा है। और एक बार जब आप इसके आगे कैमरा जोड़ देते हैं तो ये पुरातत्व विज्ञान जैसी चीजों के लिए बहुत काम का है। इस रोबोट को वास्तव में पेरू ले जाया गया था, जहां इसे कुछ बहुत ही संकरे शाफ्ट की जांच करनी थी। तो हम इस पुरातत्व स्थल को देख रहे थे जो पेरू के एंडीज पहाड़ों में 1500 और 500 ईसा पूर्व के बीच कहीं बनाया गया था। और ये असल में एक प्राचीन मंदिर था जिसमें ये सभी अंडरग्राउंड स्थान थे। और पुरातत्व विशेषज्ञ जो कर रहे हैं उसमें ये समझना भी शामिल है कि ये हिस्से किस चीज के लिए थे और इनको बनाने वाले लोग असल में इसके द्वारा क्या हासिल करना चाहते थे। तो इसका एक हिस्सा अज्ञात था, लेकिन यहाँ ऐसे ये विशालकाय कमरे भी थे जिन्हें वो गैलरी कहते थे, और फिर ऐसे छोटे डक्ट या सुरंगें थी जो इन कमरों से निकल रही थी। और वो जानना चाहते थे कि ये डक्ट कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो किसी इंसान के अंदर घुसने के लिए बहुत छोटे थे। तो हम तीनों सुरंगों के खोजबीन करने के लिए वाइन रोबोट का उपयोग करने में सफल हो गए। ये और किसी भी उपकरण द्वारा करना नामुमकिन था। ये बेहद रोमांचक था और हमने पूरी सुरंगों के अंदर का वीडियो लिया और पुरातत्व टीम को सौंप दिया। एक और एप्लीकेशन है जहां मुझे लगता है कि समाधान कितना स्पष्ट है। इसका उपयोग पहले क्यों नहीं किया गया था? इंट्यूबेशन का सीधा सीधा मतलब है किसी मरीज के अंदर एक ट्यूब डालने की प्रक्रिया। इसका पर्पस है रोगी के लिए सांस लेना जब वह खुद सांस नहीं ले सकता। इसलिए आमतौर पर एक हाईली ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल अपना लेरिंगोस्कोप लेकर पेशेंट के ऊपर आ जाएगा, और जब उनको ट्रैकिया दिख जाता है तब इस ट्यूब को वो अंदर डालना शुरू कर देगा। मैं लगभग वहाँ पहुँच चुका हूँ, मुझे लाइट दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे अंदर डाल दिया है, ट्रैकिया के अंदर। अरे हाँ, यहाँ पर। और मुझे बस कुछ ही मिनट लगे और मैं इस मरीज को इस तरह से दबा रहा था जैसे कोई पेशेंट असलियत में सांस ना ले पा रहा हो। हर सेकंड की वैल्यू है। लेकिन इस वाइन रोबोट के इस नन्हे वर्जन का उपयोग करके शोधकर्ता इंट्यूबेशन को तेज और सुरक्षित बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, मेरे जैसा एक अनट्रेन्ड इंसान काफ़ी आसानी से इस डिवाइस को अंदर डाल सकता है। नाक के ज़रिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इंट्यूबेशन हो चुका है। बस थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ा, दैट्स इट। बस ऐसे ही। ये किसी पार्टी के रिटर्न गिफ्ट जैसा दिखता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये याद दिलाता है कुछ फूलने वाले प्लेडो स्ट्रक्चर्स की।
जो कार लॉट्स में दिखते हैं। इसे ये कैसे पता चलता है कि किस ट्यूब में जाना है? हाँ, इसीलिए सॉफ्ट रोबोटिक्स के बारे में एक बड़ी मजेदार बात यह है कि रोबोट काफी आज्ञाकारी होते हैं और हम इस तरह के बहुत से डेमो में देखते हैं कि ये किस तरह से अपने आप को मरोड़ सकते हैं, बेंड हो सकते हैं। और इसीलिए हमने इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि पहले मेन रोबोट बड़ा होता हुआ आगे बढ़ता हुआ इसोफेगस में उतर जाता है और फिर उसकी ये साइड ब्रांच ट्रेकिया की तरफ बढ़ने लगती है और क्योंकि ये काफी लचीला होता है इसलिए ओपनिंग को ढूंढ लेता है। तो ये एक पैसिव इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ लोग इसे मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसके तहत ये अपना रास्ता खोज सकता है भले ही हमें पहले से शेप का ज्ञान ना हो। आपने इसे कभी असली इंसान पर ट्राई किया है? असली के इंसान पर तो नहीं, लेकिन कैडेवर लैब में ट्राई किया है और हमने साबित करके दिखाया है कि ना कि सिर्फ एक आइडियल कंडीशन में बल्कि ज़रूरत पड़ने पर किसी पेशेंट को भी इंट्यूबेट किया जा सकता है। एक और एप्लीकेशन है जो है रेत या मिट्टी में खुदाई करना। जब आप कंप्रेस्ड हवा को रेत जैसी किसी चीज में छोड़ते हैं तो रेत पिघलने लगती है और एक लिक्विड जैसी बन जाती है और ऐसे में ये वाइन रोबोट रेत जैसे दानेदार मटेरियल में घुसकर बड़ा हो सकता है। यदि आप किसी समुद्र तट पर गए हैं और आपने छतरी की छड़ को जमीन में गाड़ने की कोशिश की है तो काफी मुश्किल हुई होगी। और मैं उस प्रोब को रेत में धकेलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई तरल निर्णय नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये एक जगह फंस गया है। अब हवा छोड़ना चालू करते हैं। अरे वाह, आप इसे तुरंत महसूस कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो हमने यहाँ जो किया है वो असल में और कुछ नहीं बल्कि हमने रोबोट के मुंह से गर्म हवा की एक तेज धार फेंकी, जिससे रेत ढीली हो गई और उसकी ताकत कम होने लगी। इसका फायदा उठाकर रोबोट मुंह के बल उसमें घुसकर आगे फैलने लगा। ये वाइन रोबोट्स को नासा के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जब वे अन्य ग्रहों की सतहों का अध्ययन करने के तरीकों को खोज रहे होते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर उन्होंने एक जमीन में घुसने वाला रोबोट उपयोग करने की कोशिश की पर वो अटक गया। इसकी सहायता से काम हो सकता है? हाँ, ये वाकई एक अच्छा सवाल है। मार्स इनसाइट मिशन में उनके पास एक हीट प्रोब था जिसका उद्देश्य था कि खुदाई करते करते मार्स के कोर तक पहुंच जाए और वहां जाकर एक सेंसर रख दे जो मार्स के तापमान का पता लगा सके। लेकिन वहां एक समस्या पैदा हो गई। लेकिन जिस मटेरियल में इसको रखकर भेजा था वो उम्मीद से ज्यादा चिपक कर रहने वाला निकला। अब रोबोटिक प्रणाली ये थी कि इसके अंदर एक रोड को ऊपर उठना था और जोर जोर से इस पर चोट मारना था जिससे ये नीचे धंसे। ये क्रिया लगातार होती रही जिससे वो अंदर घुसता चला गया। लेकिन प्रोब और रेत के बीच पर्याप्त घर्षण नहीं था। तो हुआ ये कि अंदर वो ऊपर नीचे हथौड़े बरसाता रहा, लेकिन प्रोब वहीं का वहीं रहा और नीचे नहीं जा सका। इस तरह की टिप एक्सटेंशन प्रणाली का फायदा ये है कि आपके पास एक बेस है। आप सतह से शुरू करते हैं और आप बस एक्सटेंड होकर नीचे की ओर अपना रास्ता बनाते रहते हैं। आपको इसके आसपास की मिट्टी या और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे वाइन रोबोट्स के बारे में जो शानदार बात लगती है वो ये है कि कैसे एक पौधे ने इस सरल सुरुचिपूर्ण डिजाइन को प्रेरित किया है। ये वास्तव में इतना आसान है कि आप 1 मिनट में इसे खुद ही बना सकते हैं। इसके लिए कुछ ऑनलाइन निर्देश हैं जिन्हें मैं लिंक में डाल दूंगा। लेकिन उस बेसिक डिजाइन से ढेर सारे अलग अलग रोबोट्स जन्मे हैं जिनके विभिन्न एप्लीकेशंस हैं। पुरातत्व विभाग से लेकर खोज और बचाव कार्य तक या इंट्यूबेशन से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक। आप और कौन कौन से उपयोग सोच सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं।